भारतीय राजनीति के 5 ऐसे नेता जिनका करियर सबने खत्म मान लिया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने ऐसा कमबैक किया कि सब दंग रह गए। नंबर 1 वाले नेता की कमबैक स्टोरी सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। नंबर 5 पर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी। राजनीति में किस्मत कब 180 डिग्री घूम जाए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है। बात साल 1991 की है। पीवी नरसिम्हा राव जी उम्र ढल चुकी थी और उनका स्वास्थ्य भी उनका साथ नहीं दे रहा था। विरोधी तो छोड़िए, उनकी खुद की पार्टी के लोग भी मान चुके थे कि अब उनका दौर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। उनका सियासी करियर पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। उन्होंने खुद भी मान लिया था कि अब राजनीति को राम राम कहकर आराम करने का वक्त आ गया है। इसी वजह से उन्होंने साल 1991 का लोकसभा चुनाव तक नहीं लड़ा। वह दिल्ली के अपने सरकारी बंगले से अपना बोरिया बिस्तर पूरी तरह समेट चुके थे। उनका हजारों किताबों का कीमती ढेर बक्सों में पैक हो चुका था। वह हैदराबाद शिफ्ट होने की पूरी तैयारी कर चुके थे। उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास लेने का पूरा मन बना लिया था। वह वैसे दिल्ली को अलविदा कहने ही वाले थे, लेकिन किस्मत के पास उनके लिए बिल्कुल अलग स्क्रिप्ट थी। चुनाव के बीच में ही देश में एक बेहद दुखद और बहुत बड़ा राजनीतिक हादसा हुआ। राजीव गांधी जी की अचानक हत्या हो गई। इस विशाल झटके के बाद कांग्रेस के अंदर प्रधानमंत्री पद के लिए ऐसी सिरपुटुबल शुरू हुई कि सब हैरान रह गए। बड़े बड़े नेता एक दूसरे की टांग खींचने में लग गए। पार्टी के अंदर एक ऐसा भयंकर क्लेश शुरू हुआ जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। जितने भी दिग्गज दावेदार थे वे एक दूसरे के नाम पर अड़ गए। कोई भी किसी दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। तब पार्टी हाईकमान को एक ऐसे चेहरे की तलाश हुई जो बिल्कुल शांत हो, जिसका किसी गुट से झगड़ा ना हो और जिस पर कोई विवाद ना हो। अचानक सबकी नजर उस नेता पर पड़ी जो दिल्ली से जाने का टिकट कटवा चुका था, जो नेता राजनीति से संन्यास लेकर घर बैठने वाला था। उसे अचानक वीआईपी गाड़ी भेजकर वापस बुलाया गया। उन्हें सीधा देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। विरोधियों के तो तोते उड़ गए। जो लोग उनके करियर पर पूर्ण विराम लगा चुके थे, उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो गया। पीवी नरसिम्हा राव जी ने न केवल अल्पमत की सरकार को पूरे 5 साल तक बहुत चालाकी से चलाया, बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ मिलकर देश के आर्थिक सुधारों की ऐसी मजबूत बुनियाद रखी जिसने भारत का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। इसी को कहते हैं राजनीति में जब तक सांस है तब तक आस है। विरोधी उनकी राजनीतिक अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल कर सबकी बोलती बंद कर दी। यह तो किस्मत का एक ऐसा अनोखा चमत्कार था जो एक थके हुए नेता को संन्यास से उठाकर सीधा देश की सबसे ऊंची गद्दी पर ले गया। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि जब किस्मत नहीं बल्कि आपकी अपनी ही पार्टी के सबसे भरोसेमंद साथी आपको धोखा देकर अकेला छोड़ दें, आपकी पार्टी के दफ्तर में सन्नाटा छा जाए और आपकी उम्र 79 साल हो चुकी है, तब कोई कैसे पलटवार कर सकता है? अगला नेता राजनीति का वो असली बाजीगर है जिसके सिर्फ एक दांव ने देश की सबसे बड़ी पार्टी की हवा टाइट कर दी थी। सोचे कौन हो सकता है वो खतरनाक खिलाड़ी? नंबर 4 पर आते हैं शरद पवार जी। महाराष्ट्र की राजनीति में उन्हें ऐसे ही चाणक्य नहीं कहा जाता। यह कहानी है साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। चुनाव से ठीक पहले शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनके सबसे करीबी और बड़े बड़े नेता, जिन्हें वह अपना सबसे बड़ा सिपह सालार मानते थे, एक एक करके पार्टी छोड़ रहे थे। वे सब बीजेपी और शिवसेना के पाली में जा रहे थे। हालत यह हो गई थी कि रोज सुबह टीवी खोलो, कोई नया नेता शरद पवार जी को बाय बाय बोल रहा होता था। ऐसा लग रहा था जैसे डूबते हुए जहाज से चूहे अपनी जान बचाकर भाग रहे हों। विरोधी नेता मंचों से दहाड़ रहे थे कि शरद पवार जी का जमाना अब चला गया है, वह अब इतिहास की किताब का पन्ना बन चुके हैं। उसी समय ईडी ने भी उन पर केस दर्ज कर दिया। ऊपर से उनकी उम्र 79 साल हो चुकी थी। सबने पक्का मान लिया था कि इस उम्र में और इस अकेलेपन में पवार जी इस तगड़े झटके से कभी नहीं उबर पाएंगे। उनका राजनीतिक करियर पूरी तरह दफन माना जा चुका था। लेकिन राजनीति के इस बूढ़े शेर ने हार मानना सीखा ही नहीं था। उन्होंने बिना कोई परवाह किए अकेले ही पूरी महाराष्ट्र का तूफानी दौरा शुरू कर दिया। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन जो भारत की राजनीति में हमेशा याद रखा जाएगा। सतारा में उनकी एक बहुत बड़ी रैली चल रही थी। शरद पवार जी भाषण देने के लिए जैसे ही स्टेज पर खड़े हुए, अचानक आसमान से काले बादल छा गए और जोरदार बारिश होनी शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरा मैदान पानी से लबालब भर गया। उनके कार्यकर्ताओं ने तुरंत दौड़कर उन्हें छाता देने की कोशिश की। उनके साथियों ने उनसे अंदर चलने की मिन्नतें की, लेकिन पवार जी ने हाथ के इशारे से सबको मना कर दिया। 79 साल का यह बुजुर्ग नेता बिना छाते के मूसलाधार बारिश में पूरी तरह भीगते हुए जनता के सामने दहाड़ता रहा।
उन्होंने माइक पर गरजते हुए कहा कि उनसे चुनाव में जो भी गलतियां हुई हैं, यह बारिश आज उन गलतियों को धोने आई है। उस एक भाषण और बारिश में भीगती हुई उस एक तस्वीर ने पूरी महाराष्ट्र का माहौल 180 डिग्री पलट दिया। जनता के दिलों में उनके लिए एक ऐसी सहानुभूति की लहर दौड़ गई जिसने विरोधियों के सारे गणितीय कैलकुलेशन को पानी में बहा दिया। जब चुनाव के नतीजे आए तो सबके होश उड़ गए। बीजेपी को पूरा भरोसा था कि वह अकेले दम पर सरकार बना लेगी, लेकिन शरद पवार जी ने पर्दे के पीछे से ऐसी गोटियां घुमाई कि उन्होंने शिवसेना और कांग्रेस को एक साथ लाकर महाविकास आघाड़ी की सरकार खड़ी कर दी। विरोधी हाथ मलते रह गए और शरद पवार जी ने साबित कर दिया कि शेर भले ही बूढ़ा हो जाए, लेकिन वह शिकार करना कभी नहीं भूलता। चले, ये तो राजनीति के पुराने मजे हुए खिलाड़ी थे जो बाजी पलटना अच्छी तरह जानते थे, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि राजनीति में नया नया आया एक बिल्कुल आम आदमी जिसे देश का बच्चा बच्चा भगोड़ा कहकर चिढ़ा रहा था, उसका सोशल मीडिया पर भयंकर मजाक उड़ रहा था, वह अचानक देश की सबसे बड़ी राजनीतिक मशीनरी को उसी के गढ़ में चारों खाने चित कर देगा। अगला नंबर एक ऐसे नेता का है जिसने दिल्ली की गद्दी पर ऐसी वापसी की जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा कड़क थी। नंबर 3 पर आते हैं अरविंद केजरीवाल जी। साल 2013 में अरविंद केजरीवाल जी ने पहली बार दिल्ली में आंदोलन के रास्ते से निकलकर सरकार बनाई थी। हर तरफ उनके ही चर्चे थे, लेकिन उन्होंने जोश जोश में आकर सिर्फ 49 दिन बाद जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बस फिर क्या था, विरोधियों को तो बैठे बैठाए मुंह मां की मुराद मिल गई। पूरे देश में उन्हें भगोड़ा, गैर जिम्मेदार और नौसिखिया कहा जाने लगा। हर न्यूज चैनल की डिबेट में उनका जमकर मजाक उड़ाया जाता था कि सरकार चलाना इनके बस की बात नहीं है, ये सिर पर धरना दे सकते हैं। इसके बाद साल 2014 का लोकसभा चुनाव आया। इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी पूरे देश में बुरी तरह साफ हो गई। वह खुद वाराणसी सीट पर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बहुत बड़े अंतर से चुनाव हार गए। दिल्ली की जनता ने अभी मान लिया था कि इनका रायता अब पूरी तरह फैल चुका है। बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने अखबारों में कॉलम लिख दिए थे कि अरविंद केजरीवाल जी का राजनीतिक करियर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। वह सिर्फ अब एक वन हिट वंडर थे जो आए और चले गए। लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली और सबसे बड़ा सस्पेंस। अरविंद केजरीवाल जी ने इन सभी तानों को बहुत शांति से सुना। उन्होंने अपनी रणनीति बदली और हार नहीं मानी। उन्होंने दिल्ली में एक बिल्कुल नए किस्म की जमीन तैयार की। वह दिल्ली की एक एक तंग गली में गए, हर मोहल्ले के चौपाल लगाई और जनता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने टीवी पर और रैलियों में खुलेआम अपनी गलती को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि उनसे जल्दबाजी में इस्तीफा देने की बहुत बड़ी भूल हुई थी, लेकिन वह जनता का साथ छोड़कर भागे नहीं हैं। उन्होंने दिल्ली वालों से बस एक आखिरी मौके की भीख मांगी। साल 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा। उस वक्त पूरे देश में एक भयंकर मोदी लहर चल रही थी, जिसमें बड़े बड़े सूरमा और दशकों पुराने दिग्गज नेता तिनके की तरह बह रहे थे। लेकिन जब दिल्ली चुनाव के नतीजे स्क्रीन पर आने शुरू हुए तो पूरे देश की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीतकर एक ऐसा अकल्पनीय इतिहास रच दिया जिसकी कल्पना खुद उन्होंने भी नहीं की होगी। बीजेपी जैसी महाशक्ति सिर्फ 3 सीटों पर सिमट कर रह गई और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का तो खाता तक नहीं खुला, जिसे सबने मैदान से भागा हुआ मान लिया था। उसने ऐसी तगड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की जिसका तोड़ आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। यह तो दिल्ली का आधुनिक और हाई वोल्टेज ड्रामा था, लेकिन अगला नंबर जिनका है उनकी कहानी में जेल की सलाखें हैं, सरेआम हुआ भयंकर अपमान है, हजारों साड़ियों और चप्पलों का सनसनीखेज किस्सा है। एक ऐसी जिद्दी महिला नेता जिसे विरोधियों ने सड़क पर ला दिया था, लेकिन जब उन्होंने वापसी की तो पूरा राज्य उनके पैरों में नतमस्तक हो गया। गैस कीजिए कौन हो सकती हैं दक्षिण भारत की वो सबसे ताकतवर अम्मा। नंबर 2 पर आती हैं जे जयललिता जी। तमिलनाडु की राजनीति में उनका नाम एक ऐसे तूफान की तरह था जिससे उनके बड़े से बड़े दुश्मन भी थर थर कांपते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा काला दौर भी आया जिसने सबको हैरान कर दिया। कहानी है साल 1996 की। उस साल के विधानसभा चुनाव में जे जयललिता जी की पार्टी AIADMK की इतनी शर्मनाक और करारी हार हुई जैसी उनके इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थी। वह खुद अपनी सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली सीट से चुनाव हार गईं। चुनाव जीतते ही विरोधी DMK सरकार ने उन्हें पूरी तरह से तबाह करने का प्लान बनाया। उन पर भ्रष्टाचार के एक के बाद एक दर्जनों मुकदमे ठोक दिए गए। जब पुलिस ने उनके घर पर छापेमारी की तो वहां जो सामान मिला उसे सुनकर आम जनता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके घर से हजारों की संख्या में बेहद महंगी रेशमी साड़ियां, सैकड़ों जोड़ी आलीशान विदेशी चप्पलें, बेशकीमती घड़ियां और किलो के हिसाब में शुद्ध सोना बरामद हुआ।
विरोधियों ने मीडिया में इसका जमकर ढिंडोरा पीटा। उनका खूब मजाक उड़ाया गया और उन्हें गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। उनके दुश्मन दफ्तरों में मिठाइयां बांट रहे थे और खुशियां मना रहे थे कि अब जयललिता जी का करियर हमेशा के लिए मिट्टी में मिल चुका है। अब वह कभी जेल से बाहर आकर राजनीति की मुख्यधारा में कदम नहीं रख पाएंगी। लेकिन उन बेचारों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह महिला किस फौलाद की बनी थी। जेल से बाहर आने के बाद जयललिता जी ने कोई रोना धोना नहीं मचाया, बस सीधे तमिलनाडु की गरीब जनता के बीच निकल पड़ी। उन्होंने महिलाओं को और गरीबों को समझाया कि यह सब उन्हें बदनाम करने और एक महिला का करियर खत्म करने की विरोधियों की घटिया साजिश थी। साल 2001 के विधानसभा चुनाव आए। तमिलनाडु की जनता ने विरोधियों के सारे आरोपों को खारिज करते हुए अम्मा पर आंख मूंद कर भरोसा किया और उनकी पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिता दिया। जो नेता कुछ समय पहले जेल की काल कोठरी में बंद थी, वह सीधे मुख्यमंत्री की आलीशान कुर्सी पर जाकर बैठ गईं। उन्होंने न सिर्फ अपने अपमान का एक एक इंच का बदला लिया, बल्कि इसके बाद साल 2011 और फिर साल 2016 में लगातार चुनाव जीतकर एक ऐसा अटूट रिकॉर्ड बनाया जिसने उन्हें तमिलनाडु का सबसे अमर नेता बना दिया। उनका यह कमबैक दिखाता है कि राजनीति में अगर जनता का दिल आपके पास हो तो जेल की दीवारें भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। अब आते हैं उस नंबर पर जिसका आप सभी को सबसे ज्यादा इंतजार था। एक ऐसी कमबैक स्टोरी जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के राजनीतिक इतिहास में सबसे पहले पन्ने पर लिखी जाती है। एक ऐसी प्रधानमंत्री जिसे संसद की सदस्यता से बेदखल कर दिया गया, जिसे जबरन गिरफ्तार करके जेल में ठूंस दिया गया, जिनका राजनीतिक वजूद पूरी तरह से खत्म मान लिया गया था। लेकिन उन्होंने जो पलटवार किया उसकी मिसाल आज भी दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। चले देखते हैं नंबर 1 पर कौन है। नंबर 1 पर आती हैं इंदिरा गांधी जी। भारत की आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी जी की यह कहानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। साल 1975 में उन्होंने देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल लागू किया था। इस इमरजेंसी के खत्म होने के बाद साल 1977 में लोकसभा चुनाव हुए तो देश की जनता का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। कांग्रेस पार्टी देश भर में ताश के पत्तों की तरह ढह गई और खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी अपनी सबसे पक्की और पारंपरिक सीट रायबरेली से चुनाव हार गईं। जनता पार्टी की नई सरकार केंद्र में बनी और उसका सिर्फ एक ही एजेंडा था, इंदिरा गांधी जी को राजनीति से हमेशा के लिए खत्म कर देना। उन्हें संसद में जबरन निष्कासित कर दिया गया, उन पर केस चलाए गए और उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। देश के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक, नामी मीडिया घराने और आम जनता तक यह मान चुके थे कि अब इंदिरा गांधी जी और उनकी कांग्रेस का दौर हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के मलबे में दफन हो चुका है। अब उनकी वापसी का 1% भी चांस नहीं बचा है। लेकिन इंदिरा गांधी जी के खून में हार मानना लिखा ही नहीं था। केंद्र की जनता पार्टी की सरकार आपस में गुटबाजी और कुर्सी की लड़ाई में पूरी तरह मस्त थी और देश की कानून व्यवस्था का बुरा हाल हो चुका था। इसी बीच बिहार में बेलछी नाम के एक छोटे और पिछड़े गांव में एक बेहद दर्दनाक और भयानक हत्याकांड हुआ। इंदिरा गांधी जी ने बिना एक भी सेकंड गवाए तुरंत खुद वहां जाने का फैसला किया। उस समय मानसून का सीजन था, रास्ता बेहद खराब था, चारों तरफ घुटनों तक कीचड़ और बाढ़ का खौफनाक पानी भरा हुआ था। गाड़ियां वहां जाने का नाम नहीं ले रही थीं। कोई भी सामान्य इंसान वहां जाने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इंदिरा गांधी जी पीछे नहीं हटी। उन्होंने तुरंत एक हाथी का इंतजाम किया। वह उस हाथी की पीठ पर बैठी और बाढ़ के उफनते हुए गंदे पानी को पार करके सीधे पीड़ितों के आंसू पोंछने उनके घर पहुंच गई। उस हाथी पर बैठी हुई इंदिरा गांधी जी की तस्वीर ने पूरे देश के अखबारों में तहलका मचा दिया। देश की गरीब जनता को अचानक लगा कि दिल्ली के नवाब तो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उनका दुख दर्द समझने वाली नेता सिर्फ यही एक महिला है। साल 1980 में जनता पार्टी की सरकार अपनी ही नफरत में गिर गई और देश में फिर से आम चुनाव हुए। इस चुनाव में इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक ऐसी राजनीतिक आंधी चलाई कि विरोधी दल तिनके की तरह हवा में उड़ गए। कांग्रेस ने भारी 2/3 बहुमत के साथ एक ऐसी ऐतिहासिक और धमाकेदार वापसी की कि पूरी दुनिया दंग रह गई। इंदिरा गांधी जी फिर से पूरे शान और शौकत के साथ देश की प्रधानमंत्री बन गई। अर्श से सीधे फर्श पर गिरना, जेल की हवा खाना और फिर उसी शान से उठकर वापस देश की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठ जाना। यह था भारत के इतिहास का वो सबसे बड़ा और सबसे जादुई कमबैक जिसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया है।